बुद्धि के पलायन का उदाहरण सुनिए। अभी बेगूसराय के जिले में एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति, उनके बेटी डीएम करके नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसकी चिकित्सा का उन्होंने एक सेंटर बनाया है, NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बिहार में बहुत कम जगह पर है। उनके पति हैं, वो भी कार्डियोलॉजी में डीएम हैं। दोनों पति पत्नी वहां बेगूसराय में उन्होंने एक अस्पताल बनाकर काम शुरू किया। 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके काम शुरू हुआ। वहां पर लोगों की रंगदारी, बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले मैं मिला तो लोग बता रहे हैं कि भैया हम इसको बेचकर अब छोड़कर जा रहे हैं, कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। यह है बुद्धि का पलायन। अगर कोई यहाँ पर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा है तो आप समझिए, डीएम बहुत बड़ी डिग्री होती है डॉक्टर में। आप MBBS किए, MS किए, उसके बाद डीएम करने का अवसर मिलता है। उतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर अस्पताल बनाकर काम कर रहे हैं तो 30, 40, 50 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसको आप सुविधा नहीं दिए, उससे रंगदारी वसूल कर रहे हैं, उस पर FIR कर रहे हैं। वो अपना यहाँ से दुकान बंद किया, वो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो लखनऊ में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है। तो मैंने आपको पूंजी का पलायन बताया, ये बुद्धि का पलायन बताया। जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुक सकता है। तो जन स्वराज को का जो विजन है कि बिहार में पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जा सकता है, और जिस दिन बुद्धि का पलायन रुका वहां अपने आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ घर बनाना है, समझिए बात को, हंसने से होगा नहीं, क्योंकि ना आपको इसकी समझ है, ना यहाँ के नेताओं को समझ है, ना वो इसकी चर्चा करते हैं, ना आप उससे पूछते हैं। यह आंकड़ा प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है। CD रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर राज्य का हर महीने जारी करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी है जिसका काम है ये देखना कि बैंक से लोगों को ये पैसा मिले। लेकिन जैसे CO, BDO, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली, नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता है। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता है। जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए, यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 75 साल 78 साल हो गए बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%, मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे
तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी के नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर बिहार में अपराध के नियंत्रण पे आपका कोई है क्या? हेलो भैया, अपराध देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन की समस्या है, कृषि की समस्या, अपराध, पहले आपको ये समझना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं बुखार है, डॉक्टर क्या कहता है? पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसको कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए। 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हो, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गन चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी वजह यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर है, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा, पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, सर रुकिए पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता है कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई।